अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ करते हैं इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और जनाब तमाम अहले इस्लाम को जागो लाहौर की जानिब से ये जो अजीम दिन है बहुत बहुत मुबारक। और जुम्मे के दिन की मुनासबत से ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान आपके साथ शेयर करूँगी कि जिसमें उन्होंने कहा है, बड़ी खूबसूरती से दुनिया की हकीकत बयान की गई है। तो हज़रत जाबिर रज़ी तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाज़ार से गुज़रे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं जानिब लोग ही लोग थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र बकरी के एक मुर्दा बच्चे पर से हुआ और जिसके कान बहुत छोटे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कान पकड़कर पूछने लगे, तुम में से कौन उसे एक धर्म के एवज़ में ख़रीदना पसंद करेगा? तो लोगों ने जवाब दिया कि हम किसी भी शय के बदले में इसे ख़रीदना नहीं चाहते और हम इसका करेंगे भी क्या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हें मिल जाए? तो लोगों ने फिर जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर ये ज़िंदा होता तब भी नहीं हम ख़रीदते, ये तो फिर भी मरा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे भी ज़्यादा हकीर है जितना ये तुम्हारे नज़दीक हकीर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अपने सहाबा, उस वक्त के सहाबा और अपने बाद आने वाली अपनी उम्मत के लिए ये वाज़े कर दें कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया इस मुर्दा कटे हुए कानों वाले बकरी के बच्चे से भी ज़्यादा हकीर है। और ये दुनिया का आखिरत के मुकाबले में हाल है कि ये अल्लाह के नज़दीक कोई वक़्त नहीं रखती है और मच्छर के पर के बराबर भी ये वज़न नहीं रखती है। तो इसलिए जनाब दुनियावी चीज़ों से हमें निकल कर अल्लाह के हवाले बहुत सारी चीज़ें कर देनी चाहिए। अल्लाह और कुरान करीम की तालीमात के ऊपर हमें अमल पैरा होना चाहिए और अल्लाह पाक हमें सही मायनों में, मैं तो कहूँगी कि जनाब आखिरत को पहचानने और समझने की हम सबको तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और जैसे कि हमेशा की तरह जुम्मे के दिन के हवाले से मैं कहती हूँ कि जनाब जुम्मे का दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है कि कोई चीज़ अगर आपने अपने अंदर जनाब चेंज करनी है, कोई अच्छी चीज़ अपने अंदर अडॉप्ट करनी है तो आज के दिन से ही आप इसका आगाज़ करें। वैसे भी फ़जीलतों वाला, रहमतों वाला दिन इसको करार दिया गया है, तो अपनी बख्शिश भी हमें करवानी चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआगो होना चाहिए, उनके लिए भी अच्छी दुआ करनी चाहिए और हमेशा दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखना चाहिए। कोई पता नहीं होता अल्लाह ताला किसके ज़रिए किसकी जो है ना वो दुआ कबूल कर ले, तो इसलिए हमेशा अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी मुस्बत तरीके से सोच रखें और आगे बढ़ते जाएं। तो ये हमारा भी आज का पैगाम था और हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब एक कहावत सुनी होगी कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर एक और बड़े मज़े की कहावत है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी और बहुत ज़्यादा ये बोली भी जाती है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और बिलाखिर हमारी जो हुकूमत है ना, उसको इस बात का ख्याल आ ही गया है कि मुल्क बचाने के लिए गरीबों पर बोझ डालने के अलावा भी कई और काम किए जा सकते हैं। और मुल्की मईशत की पेश नज़र हुकूमत ने कफ़ायशारी पॉलिसी अपनाने का अहद किया है और जिसके तहत वफाकी काबीना का तनख्वाह और मरात ना लेने का फ़ैसला सामने आया है। लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी और वज़रा बिज़नेस क्लास में सफ़र भी नहीं करेंगे और अरकान असम्बली जो है वो बिजली और गैस के बिल भी खुद अदा करेंगे। और इसके अलावा सरकारी दौरों के दौरान 5 स्टार में स्टे भी नहीं किया जाएगा और सरकारी जो दफातर है वो सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इत्तेहाद और इज्तिमाई इक़दामात से मुश्किलात से निकला जा सकता है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों और काबीना अरकान की जानिब से तनख्वाह के बगैर रज़ाकाराना खिदमात काबिल तहसीन हैं। और शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि कफ़ायतशारी मुहिम से सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी और जनाब ये कफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद की निगरानी वो खुद करेंगे। और वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि इत्तेहादियों की जानिब से हिमायत पर बहुत ज़्यादा उनका मशकूर भी हूँ। तो मुश्किल माशी सूरत हाल के बायस इत्तेहादियों और काबीना अरकान ने इजहार
यकजहती भी किया है। तो इस इक़दाम के बाद मईशत किस तरह जनाब उसको संभाला मिल सकता है, ये ठीक हो सकती है? इस तरह के ऐलानात पहले भी बहुत सारा किए जाते हैं, लेकिन क्या उसके ऊपर अमल दरामद होता है और क्या इस दफ़ा हमें अमल दरामद होता हुआ नज़र आएगा? इस बारे में जान लेते हैं। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इन स्टूडियो है। जाहिद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। जाहिद साहब अब हुकूमत को ख्याल आ ही गया था कि चले वज़रा के ऊपर भी थोड़ा सा बोझ डाला जाए और उनको भी थोड़ा सा रडार में लेकर आया जाए। अब उनकी मराद भी ली जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से जो इकनॉमिक हमारा जो एक नीचे हम जाते जा रहे हैं, गिरावट का शिकार हो रहे हैं, वो बेहतर हो सकता है? जी, फौरी तौर पे माशी सूरत हाल में इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने का तो एक इम्कान नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। लेकिन असल में बात यह है एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन की। इस वक्त सवाल जो सबसे अहम उठ रहा है कि गरीब बंदा कह रहा है कि अगर मेरे से सारी कुर्बानी ले रहे हैं तो ये क्यों कुर्बानी नहीं दे रहे? उस चीज़ को तोड़ करने के लिए ये एक अखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर इक़दाम तजवीज़ किया गया है। ओके। अभी तक इसका कोई टाइम फ्रेम वो सामने नहीं आ सका। अभी तक हमने कोई ऐसे नोटिफिकेशन या ऐसे सर्कुलर ऑफिसेज में नहीं देखे जिनमें इस पर अमल दरामद के लिए बाकायदा नोटिफाई चीज़ें कर दी गई हैं। तो ये लाजमी तौर पे एक प्रोसेस होगा, उसके बाद इस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद होगा। लेकिन सवाल ये है कि इस पे अमल दरामद करना क्यों है? हाँ। करना उन्होंने है जिनकी ये मुराद ख़त्म हो रही है। अच्छा। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने इस पे अमल दरामद करना है वो कितना किस पे अमल दरामद करेंगे। आपको याद होगा जिस वक्त शहबाज शरीफ नए वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने आते ही एक ऐलान किया था कि हफ्ते की छुट्टी जो है वो ख़त्म कर दी जाए ताकि लोग पूरा 6 दिन काम करें और हम उसमें चलें। तो ये जो बाबू लोग हैं इन्होंने ऐसा घेरा पूरी हुकूमत को कि 3 हफ्ते के बाद ही वज़ीर आज़म को वो ऐलान वापस लेना पड़ गया था। उन्होंने ऐसी ऐसी समरियां बना के पेश की कि जनाब हफ्ते की छुट्टी की वजह से तो ये हो जाएगा, इतनी बचत हो रही थी, इतनी बचत हो रही थी, इतना पेट्रोल बच रहा था, तो आपने छुट्टी ख़त्म कर दी। मुल्क पर दबाव पड़ गया तो ये छुट्टी बहाल करें आप, तो वो बिलाखिर उन्होंने बहाल करवा ली। तो अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया एक सियासी दबाव के तौर पे, सोशल मीडिया के दबाव के तौर पे, मीडिया के दबाव के तौर पे। अब देखना यह भी इससे अमल दरामद कितना होता है, जो कि असल हुकूमत का इस वक्त चैलेंज होगा। क्योंकि इस वक्त सबसे अहम मसला यही है कि जो हमारी माशी सूरत हाल है उसमें 2 तरीके हैं, चाहे हम इनफरादी तौर पर उसे लागू कर लें अपने फार्मूला, चाहे मुल्क पे कर लें। कि जिस वक्त आपकी माशी सूरत हाल ख़राब हो तो या तो आमदनी बढ़ाएं या अखराजात कम करें। अब दोनों में से एक चीज आप ऐसी है जो कि फौरी तौर पे कर सकते हैं। अच्छा। वो है अखराजात कम करें। हाँ। हुकूमत की अगर हम बात करें, गरीब आदमी तो खैर अखराजात उसके रहे ही नहीं, उसके तो उसने क्या होने के बराबर हो गए, उसने क्या कम करने हैं। लेकिन हुकूमती सतह पे तो ये एक कदरे बेहतर एक अनाउंसमेंट है। मैं अभी इसे सिर्फ अनाउंसमेंट कहूँगा। इस पे अमल दरामद कैसे होना है, कब होना है, ये इसका भी कोई पता नहीं है। इसका में कोई टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त सूरत हाल। मैं तो बता रहा हूँ कि जो छुट्टी एक नहीं छोड़ना चाह रही एक ब्यूरोक्रेसी कि छुट्टी, क्योंकि वो बाबू लोग ये करते हैं ना कि जुम्मे की दोपहर को निकल जाते हैं, हाँ, और पीर की दोपहर को वापस आए, दोपहर को आते हैं और आराम से 3 छुट्टियां उनको मिल जाती हैं, 3-4 छुट्टियां करके आराम से आए। तो जो एक छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं थे वो वज़ीर आज़म साहब की अपनी तनख्वाह, अपने मराद कैसे देंगे, क्या करेंगे। हाँ। मसलन ये तो हमने देखा है कि यहाँ पंजाब असम्बली में हम देखते रहे हैं कि लोग आते नहीं हैं। मैं अगर इसमें किसी को शक नहीं होगा कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें सामने आती रही कि कोई MPA इजलास में नहीं पहुंचा लेकिन उसकी हाजिरी लग जाती है सिर्फ इसलिए कि उस दिन का TADA मिल जाए। अच्छा। मतलब ये सोच जहां हो वहां पर चीज़ों को वापस लेना, चीज़ों को विड्रा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ये करने में कामयाब होते हैं तो एक अखलाकी तौर पर बहुत अच्छा मैसेज होगा। गो के इसका 2 अरब 4 अरब 6 अरब रुपया बच जाना हुकूमती सतह पे मतलब कोई एक बहुत बड़ी इनकलाब नहीं ले आएगा, माशी तरक्की की राहें नहीं खुल जाएंगी। लेकिन एक ये एहसास होता है कि इन लोगों को भी इस चीज़ का एहसास है कि जो लोग पिस रहे हैं उनके साथ हम भी अपनी मुराद छोड़ रहे हैं। तो यकीनन इसके एक अच्छी होप कर रखनी चाहिए कि इस पे अमल दरामद होगा। लेकिन कैसे होगा ये तो अभी पता चलेगा। लेकिन जाहिद साहब हम चाहते हैं कि हमारे देखने वालों को बताएं कि जितने भी वुज़रा हैं, मुआविनीन हैं, जितने भी लोग हैं जो काबीना अरकान भी हैं, इनको मरात में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर उनको सब्सिडी मिल रही होती है? जी बिल्कुल। अगर हम एक पढ़ी लिखी बात करें तो इसमें अगर हम बजट डॉक्यूमेंट देखें तो जो कौमी असम्बली है जी उसका जो बजट है वो तकरीबन 2 अरब रुपए सालाना से ज़्यादा है। अच्छा। 2 अरब रुपए जिसमें तनख्वाहें, TADA, ट्रैवलिंग वाउचर और दूसरी सब्सिडी जिसमें यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये
और इनके जो रहायश के खर्चे, ये सारे मिल मिला के तकरीबन 2 अरब रुपया सिर्फ कौमी असम्बली का 1 साल का उनके चीज़ें बनती हैं। सेनेट का अलग है, जो चारों सूबाई असम्बलियाँ उनके अलग हैं। तो ये यकीनन 8 अरब 10 अरब 12 रुपये तक जा पहुँचता है पूरा एक मजलिस का। लेकिन अब सवाल वही है कि इस पर अमल कैसे होना है, अमल कौन करेगा, कैसे होगा, क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि अब एतमाद का ये आलम है कि इस वक्त हुकूमत और कई वज़रा कह रहे हैं कि हम कोई मुराद नहीं ले रहे हैं, पहले ही नहीं ले रहे हैं। हाँ, exactly. हम पहले ही तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं है। मतलब एक चीज़ आप देखें कि एक बंदा कह रहा है मैं तनख्वाह नहीं ले रहा, मैं मुराद नहीं ले रहा, लेकिन अवाम बात करती है ये जी अपनी मुराद क्यों नहीं ख़त्म करते। तो असल में एतमाद का फुकदान है जो कि हुकूमत और अवाम के दरमियान इस वक्त क्या हमेशा से मौजूद रहा है कि अवाम यही समझती है कि ये लोग हमारे खून निचोड़ के और अपने पर्क्स ले रहे हैं, अपनी मुराद ले रहे हैं। नहीं तो ये ऐसा तो नहीं है सीन के अपने अकाउंट से ही सिर्फ निकलवा नहीं रहे, पीछे से तो आ रही है, वहीं से नहीं निकलवा रहे और कह रहे हैं जी हम मुराद और हम तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। वो तो अगर हम फिर थोड़ी सी सियासी बात करें तो हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो असम्बली जाते नहीं कभी, लेकिन तनख्वाहें पूरी लेते हैं, मिल रही होती हैं, पूरी लेते हैं और बाकायदा फ़ख्र से लेते हैं कि हम मेंबर हैं, हम क्यों तनख्वाह लें। तो ये तो एक कल्चर है। लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल माशी, उसमें सबसे अहम इसमें IMF का ही बड़ा किरदार है। IMF को हम हर वक्त तनकीद का निशाना बनाते हैं कि IMF हमसे सिर्फ यही डिमांड करता है कि आप अपने घर को सीधा करें। Exactly, हाँ। IMF हम पे कोई ऐसी बार नहीं लगाता, कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाता। वो कहता है कि भैया आपने मुझसे पैसे लेने हैं तो इसकी वापसी आपने कैसे करनी है, सही। इसलिए आप जाएं अपने ये घर में ये चीज़ें आप सीधी करें। अब ये माफिया इतना ताकतवर है कि वो सिर्फ वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं जो सिर्फ आम आदमी पे होती हैं, जो इन लोगों पे जहाँ पर IMF बात करता है, जहाँ इन लोगों की मुराद कम करने की बात करता है, वो चीज़ें पहली मीटिंग में ये गोल करवा देते हैं। अच्छा। कि छोड़ें जी इसको छोड़ें, बाकी आवाम को हम देख लेंगे, वो कर लेंगे। तो इस किस्म की सूरत हाल में तो ये IMF तो इस दफ़ा भी कह के गया है ना कि गरीब को हमने रिलीफ देना है, जो माफिया है, जो अमीर है, जो टैक्स नेट में आ सकते हैं उनको पकड़ें, आप उनके ऊपर ये सारे टैक्सेस लगाएं, लेकिन गरीब आवाम भुगत रही होती है, टैक्सेस पे टैक्सेस वो दे रही होती है, बिजली के बिलों में पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लगा के भेज देते, समझ नहीं आ रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि IMF जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों को या मुल्कों को पैसे देता है कि आप अपनी इकानमी बेहतर करें। बिल्कुल। लेकिन आप या मैं अगर अपने ज़ाती उस पर भी अप्लाई कर लें कि आपसे या मुझसे अगर कर्ज लेने आता है और वो कर्ज लेके जाके सिगरेट पी रहा है या पान खा रहा है या नशा कर रहा है, तो आप दोबारा उसे कर्ज नहीं देंगे। अगर वो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, ज़रूरत पूरी करके अपना घर इन हाउस इन ऑर्डर कर रहा है, तो आप उसकी मदद करेंगे, आप उसे दोबारा भी देंगे कि ये ले ली, पहले आपने अच्छा काम किया है, अपने आप को संभाला है, ये ले मुझसे। तो ये IMF भी इसी किस्म का किरदार अदा कर रहा है। वो IMF को नंबर 1 तो वो हमें चिट्ठी नहीं लिख के भेजता कि आओ जी मुझसे कर्जा लो। IMF के पास हम खुद जाते हैं कि हम तो इससे फंस गए हैं, हम मर गए हैं, हमारा कुछ मदद करो। वो कहता है बहन मदद तो कर दूं मैं, लेकिन आपने दोबारा आ जाना है। तो अपना थोड़ा सा बेहतर करें हालात, अपने चीज़ें बेहतर करें, कुछ महीनों बाद फिर आपने कहना है हमें, ताकि आपको बार बार ना आना पड़े और मेरे पैसे मुझे वापस करें आप। तो इस किस्म की सूरत हाल है। अब उसमें कितना चलना है, कैसे चलना है, ये यकीनन एक, लेकिन हुकूमत को जाहिर सा पहले नहीं पता था जब काबीना के अरकान इतने ज़्यादा बढ़ाए जा रहे थे, काबीना इतनी ज़्यादा एक्सटेंड की जा रही थी, तब नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तनख्वाहें भी देनी पड़ेंगी, मराद भी देनी पड़ेंगी, ज़्यादा खर्चा हमारे सर पे आ जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने इतनी ज़्यादा काबीना बढ़ा दी। आपको देते हैं कि पंजाब असम्बली में एक बिल आया कि साबिक जो वज़राए आला हैं, हाँ। उनके मराद का बिल, उसमें आप सुनकर हैरान रहे कि एक शिक ऐसी थी कि साबिक वज़ीर आला को 2 ग्रेड 17 के मुलाजमीन साबिक वज़ीर आला के साथ रहेंगे। अच्छा, मतलब अंदाज़ा करें कि एक साबिक हो गया वज़ीर आला, उसका कोई हुकूमती मशीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसके प्रोटोकॉल में 2 ग्रेड 17 के, जो कि कम अज़ कम हुकूमत को 3 लाख 4 लाख रुपए महीने में पड़ता है ग्रेड 17 का, अगर ओवरऑल हम देखें उसकी तमाम पर्क्स के हवाले से तमाम। और ग्रेड 17 आमतौर पर CSS करके या एक मुकाबले का इम्तिहान पास करके बंदा लगता है कि ग्रेड 17 के 2 मुलाजम वज़ीर आला के साबिक वज़ीर आला के साथ, हाँ। मतलब मौजूदा के साथ तो चलो कि दफ्तरी अमूर के सिलसिले में फाइल उठाने के, फाइल रखने के साथ होने चाहिए। ये मेंटालिटी आप चेक करें, आप इनके प्रोटोकॉल कॉन्शियस होना चेक करें कि लोग ज़रा टोर होती है, 2 फाइल लेके चल रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, और उसे फिर पास भी कर देते हैं, क्योंकि पता है कि आज मैं वज़ीर आला हूँ, कल मैं साबिक हो जाऊँगा, या जो लाइन में लगा था वो भी सोचता है कि मैं भी साबिक हो जाऊँगा, तो मैं भी इसकी हमायत करता हूँ। तो ये इस किस्म की सोच है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, कि जब तक वाकई अंदर से इनके सोच नहीं उठेगी कि हमने बचत करनी है,
सिर्फ आवाम के कहने पे, सोशल मीडिया के कहने पे, मीडिया के कहने पे यकीनन ऐलानात हो जाएंगे, उस पर अमल दरामद कैसे होना है। मतलब अब अवाम भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। मतलब हुकूमत कहती है कि जी आप मार्केटों के टाइमिंग ज़रा महदूद कर लें, महदूद भी नहीं, एक टाइम कर लें कि बेलगाम ना करें। तो पूरी दुनिया में है, लेकिन वो ताजर खड़े हो जाएंगे, वो जी हम लुट जाएंगे, मर जाएंगे। और भाई मैंने जो चीज़ खरीदनी है मैं पहुंचूंगा आपकी दुकान पे। आप मैं चाहे सुबह 6 बजे आप दुकान खोलें, खुली मिलेगी, मैं जाऊंगा, एक दिन नहीं जाऊंगा, दूसरे दिन चला जाऊंगा। मैंने वो चीज़ लेनी है, कपड़ा लेना है, जूती लेनी है, दवाई लेनी है, गोश्त लेना है, जो भी है। मतलब आप एक टाइम तो रखें कि नहीं जी वो 12 बजे तक हम खुले हैं जी, 11 बजे तक खुले हैं। तो भाई फिर अब आप चले जाएं, इस वक्त सूरज की रोशनी ख़त्म हो रही है, अब 12 बजे तक आपको कोई दुकान खुली नहीं मिलेगी। जो आप टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वो बगैर लाइटों के आप अपनी दुकान में बैठ के कारोबार कर सकते हैं। जैसे जैसे शाम होती जाएगी बल्ब जलने शुरू हो जाएंगे, वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी ऑब्वियसली, सुबह जब आप कर सकते हैं और एनर्जी को सेव कर सकते हैं, आप नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, सरकारी दफातर भी तो सुबह 7:30 बजे खुलने का ऐलान किया गया है, आपको लगता है ये अमल दरामद होएगा इसके ऊपर? इस पे तो अब हुकूमत करवा सकती है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि पहले 8 बजे खुलते हैं, 7:30 कर दिया जाएगा। तो ये तो एक बेहतर इकदाम है, लेकिन मसला ये है ना कि अगर 7:30 बजे भी खोल के, तो अफसरान भी तो आए ना वहाँ पे फिर। हाँ, अफसरान भी आए और एसी आपने 16 पे करके चलाना है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना। मतलब हमारी सोच तो ये है कि एसी चला, शदीद गर्मी है, एसी इतना ठंडा चलाना है कंबल लेके सोएं। मतलब ये एक ओवरऑल आप हमारी पूरी सोच लोगों की, हुकूमत की, और दफ्तर का आप चले जाए किसी के, वो ऐसा यख हुए होते हैं कई दफ्तर के, हम खुद कहते हैं कि सारी से ज़रा हल्का कर लें, बाहर गर्मी है, हमने बाहर निकलना है वापस से, तो वो चल रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को खुद अपने आप को भी थोड़ा सा एक स्ट्रीम लाइन में लाना होगा। बाकी हुकूमती जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, हुकूमत को मॉडल बनना होता है, हुकूमत को रोल मॉडल बनना होता है इन लोगों को, जो भी सामने नज़र आ रहे होते हैं, तो अवाम इनको देख के ही होते हैं। तो ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी। बाकी इस वक्त हम जिस मसले में फंस चुके हैं वो फौरी तौर पे निकलता हुआ तो नहीं लग रहा। सिर्फ यही है कि अवाम को थोड़ा सा एक हौसला दे रहे हैं कि जी आप अगर थोड़े से काफी ज्यादा तंग है तो हम भी थोड़े से तंग हो ये भी अवाम ने और मीडिया ने मेरे ख्याल से प्रेशर डाला है, तभी ये चीजें हुई हैं। इससे पहले तो नहीं हमने देखा कि हुआ। सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब पहले आप 3-3, 4-4 सीएम हाउस हैं, 3-3, 4-4 प्राइम मिनिस्टर हाउस हैं। किस लिए? प्राइम मिनिस्टर एक है लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है 4 है, वजीर आला एक है लेकिन उसके वजीर आला हाउस जो है वो 4 हैं, 5 हैं। और फिर वहाँ पर मुलाजमीन की तादाद अलग, हर किसी वहाँ पर पूरी रेनोवेशन उसकी पूरी उसकी खर्चा, पूरा यूटिलिटी बिल्स वो हुकूमत के ज़िम्मे होते हैं फिर उस पूरे घर के, उस पूरे दफ्तर के। तो वो इसी तरह चलता है। अच्छा, लग्जरी गाड़ियों की जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वापस ले ली जाएंगी, यहाँ पे तो मतलब छोटा सा वज़ीर भी है या मुआविन भी है वज़ीर आज़म का, तो उनके पास भी 4-4, 5-5 लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, प्रोटोकॉल के साथ चल रहे होते हैं। तो मैं एक जगह पढ़ी थी कि बरतानिया में जितने भी वहाँ पर हैं अफसरान हैं या वज़ीर हैं, उनकी गिनी चुनी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर हुकूमत के पास, और वो जब उन्हें कोई गाड़ी चाहिए होती है तो जोन सी गाड़ी वहाँ पे मैसर होती है वो उस गाड़ी पे जाते हैं। ना उनके पास कोई प्रोटोकॉल होता है, ना उनके पास कोई एक्स्ट्रा गाड़ी होती है कि 4-5 गाड़ियाँ पीछे लाइनें लगी हुई हैं और वो सड़कों पे जा रही हैं, सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है, बाकी आवाम रुल रही होती है, कोई पता नहीं होता, और ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है। मतलब बरतानिया जैसा, मतलब कि जो इतनी बड़ी हुकूमत है, इतना बड़ी उसको आप सल्तनत कह सकते हैं, इकॉनमी वहाँ पर उसको कह सकते हैं, वहाँ पर इतना नहीं प्रोटोकॉल होता, और हम जो डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे हम पहुँच चुके हैं और हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। वो कहते हैं ना कि खुशी से मरना जाते अगर यकीन होता। तो इसी किस्म की सूरत हाल है। ये जितने ऐलानात हुए हैं इन पर आपको 15 दिन, महीने बाद पता चल जाएगा कि कितना अमल दरामद हुआ है, आपको कितनी सादगी नज़र आई है। तो पहले इनको मतलब 1300, 1600, 1800 सीसी गाड़ियाँ देखते हुए क्या इनको बंदा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करे कि क्या होता है कि आप चले गए मतलब सरकारी पूल में ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो फील्ड स्टाफ है जी, फील्ड स्टाफ ने जाना है, वो फील्ड स्टाफ ने पता नहीं फील्ड स्टाफ ने जाके करना क्या होता है, वो नहीं आज तक हमें समझ आई कि वो इसी तरह है। मतलब एक आम सा बंदा है ग्रेड 18-19 का, उसके घर 4 मुलाजम भी खड़े हैं, ड्राइवर भी खड़ा है, वो एक दरवाज़ा खोलने वाला है, एक दरवाज़ा बंद करने वाला है। तो ये इसी किस्म की चीज़ें हैं। तो ये कोई बड़ी इससे चेंज मुझे तो नहीं आती लगती। कोई कागजी तौर पे कुछ कार्रवाई शायद हो जाए
तो एक अलग बात है, वरना ये इसी तरह चलेगा। चले, हम तो ये कह सकते हैं, लेकिन माहिर मुआशियात जो हैं वो क्या समझते हैं कि इस इक़दाम के बाद जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे या नहीं होंगे। हाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, अभी ऐलान कह सकते हैं इसको, अब अमल दरामद पता नहीं होगा कि नहीं होगा और कब होगा इसके बारे में भी अभी नहीं पता चल पाया है कि जितनी भी मरात हैं, तनख्वाहें नहीं लिए जाएंगे वज़रा की जानिब से। तो आपको क्या लगता है जो इकोनॉमिक एक बैरियर है या जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि ये तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि हमें बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है, पर ये कहना कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद दुरुस्त इसलिए नहीं होगा कि ऑप्टिक्स ही अगर आप देखें तो अगर वज़रा नहीं लेंगे सैलरीज, अगर हम 15% कमी करेंगे अपनी जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स है, अगर हम ट्रैवल जो है उसको फर्स्ट या बिजनेस की बजाय इकोनॉमी में करेंगे, हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं सेटअप करेंगे, अब ये चीज़ें मूव इन द राइट डायरेक्शन है। अब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें ओवरऑल गवर्नमेंट का साइज कम करना है, बिल्कुल करना है। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस कम करने हैं, लोगों के लिए ज़िंदगी आसान बनानी है, बिल्कुल करनी है। आप ये कह सकते हैं कि हमें अपने पेंशन्स का 500 अरब का बोझ कम करना है, बिल्कुल करना है। पाकिस्तान में अभी ऑस्टेरिटी रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा काम जो है वो होने वाला है। ये एक आप उसको स्टेप कह सकते हैं इन दैट डायरेक्शन। और आज जबकि महंगाई का बोझ उन अर्नर्स पर जो कि कम पैसे कमाते हैं और उन लोगों पर जो कि शायद आज नौकरी अपनी खो चुके हैं बहुत बढ़ा हुआ है, तो एक हुकूमत का जेस्चर कि हम आपका साथ दे रहे हैं, इसको हम इसी तरह समझते हैं कि ये एक कदम है उस कमरे में जिस कमरे में जाकर हमें बहुत से और काम भी करने हैं। तो आपको क्या लगता है फिर क्या आप तजवीज़ देंगे, किस तरह के और भी इक़दामात करने की ज़रूरत है इससे अगर नहीं संभल सकती है मईशत? तो मतलब इनिशियल स्टेज पे भी नहीं हम इससे कोई फ़ायदा पहुंच सकता हमें? देखिए, एक तो ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं इसके लिए, इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए ऑप्टिक्स अच्छे हैं, IMF के लिए ऑप्टिक्स अच्छे हैं, क्योंकि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी यही कहा कि बोझ उन लोगों पर पड़ना चाहिए जो इसकी सख्त रखते हों। उस सेंस में अच्छे हैं। अब चूंकि इसकी सेविंग्स तकरीबन मेरा ख्याल है 150 से 200 अरब रुपया अगर हुई भी तो 12 माह पे जाके होंगी, तो इमीडिएटली ऑब्वियसली इकोनॉमी पे कोई ऐसा चेंज नहीं आपको दिखाई देगा। अब हुकूमत को जो काम करने वाले हैं वो ये है कि बहुत बड़ा बोझ एक हमारे जो एक्सचेकर है या जो हमारे बजट जिसको कहते हैं उस पे है, हमारे लाइन लॉसेस, हमारे लॉसेस ऑफ एनर्जी सेक्टर, हमारे लॉसेस ऑफ PIA, हमारे लॉसेस ऑफ स्टील मिल का। हमें उस तरफ अगर आप पूछ रहे हैं कि खातिर खा इफेक्ट किस चीज़ का आएगा, वो इस चीज़ का आएगा कि ये जो हमारी एंटिटीज हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट का काम नहीं है चलाना, तो मैं इस गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, पिछले कई दिहाइयों से हमारी सारी हुकूमतें इसी को चला रही हैं, इसमें से जान छुड़ाएं और इसके लॉसेस से निकलें। जो नुकसान हमें टैक्स पेयर को देना पड़ता है बिकॉज PIA नुकसान करती है, स्टील मिल नुकसान करती है, एनर्जी सेक्टर नुकसान करता है, इसमें से निकलें। ये लॉस जो है 952 अरब रुपए का लॉस है इस वक्त पावर सेक्टर में खड़ा हुआ इस साल का। आप समझ सकती हैं कि अगर मैं कहूं कि मैं 952 अरब के लॉस को कम करूं या सिर्फ 150-200 अरब के मेजर्स लूं, तो मैं यही चाहूंगा कि मैं 952 अरब के भी लॉस को कम करूं और 150-200 अरब के भी मेजर्स लूं। तब आप एक खातिर खा तब्दीली देख पाएंगे मुल्क में, जो मैं समझता हूं कि आप और मैं देखना चाहते हैं। लेकिन हाकान साहब, हमने पहले भी इस तरह के बहुत सारे ऐलानात देखे हैं। अगर माजी में नज़र दौड़ा ली जाए, आपने भी देखे होंगे, क्या उसके ऊपर भी अमल दरामद हुआ और अब भी क्या अमल दरामद होते हुए आपको कुछ लग रहा है? आपका एनालिसिस क्या कहता है कि चांसेस हैं कि अमल दरामद हो पाएगा? क्योंकि ऐलान तो नहीं किया गया कि कब इसके ऊपर जो है अमल किया जाएगा या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए यही काफ़ी है कि चंद माह पहले पाकिस्तान ने एक कंजर्वेशन प्लान अनाउंस किया एनर्जी का। मैं जाकर जब भी पाकिस्तान की मार्केट्स का लेट नाइट जायजा लेता हूं तो वो सब खुली हुई हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद पाकिस्तान का एक वीकेस्ट एरिया है। इसकी वीकनेस की दो कलीदी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि हमारी स्टेट की सख्त जो है वो पिछले कई दिहाइयों से कम होती चली जा रही है अमल दरामद कराने के लिए, क्योंकि स्टेट जो है वो वीक है। और दूसरी वजह हम में लाई करती है, हमसे मतलब है हम लोगों में। अगर गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस वक्त एनर्जी की
हमें कमी है, महंगी आ रही है बाहर से, आप अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। तो जो आपके कमर्शियल ओनर्स हैं, जो आपके रिटेल सेक्टर है, जो होलसेल सेक्टर है, उसने पहले तो प्रोटेस्ट किया कि हमारे जो मुनाफा है वो कम हो जाएगा। उस वक्त जबकि हमारे पास $1 नहीं है कि हम बाहर से तेल मंगा सकें। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको अमल दरामद करने को आगे बढ़ाते रहे, कभी 8, कभी 9, कभी 10, और मेरे ख्याल में अमल दरामद ही नहीं किया। तो ये दोनों जो लोग हैं, स्टेट की कैपेसिटी अपनी जगह कमजोर, और मैं और आप जिम्मेदारी ना समझते हुए स्टेट पे डाल देते हैं हर चीज की। हमने भी दुकानें बंद नहीं की, तो मुल्क वहीं खड़ा लेकिन है, हाँ खान खड़ा साहब, होना स्टेट की रिट भी तो फिर आती है ना, कि फिर रिट कहाँ चली जाती है? अगर कराना होता है कोई काम तो वो स्टेट करा लेती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सही बात की, और मैं तो अगर उनकी जगह होता तो ये कर चुका होता। हाँ। उन्होंने कहा कि बिजली बंद कर देंगे उन लोगों की अगर वो दुकानें बंद करके नहीं जाएंगे, उन रेस्टोरेंट्स की जो कि रेस्टोरेंट बंद नहीं करेंगे, उन सेक्टर्स की जहाँ पे हमने ये कदगन लगाई है। मेरे ख्याल में ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, स्टेट को उनकी बिजली बंद कर देनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि $3.2 अरब के रिजर्व पे खड़ा हुआ है मुल्क। हम सबको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहते रहें कि सरकार ये काम करे, और हम जानते हुए इस चीज को कि हम आज पेट्रोल बचाएंगे तो पेट्रोल के डॉलर्स जो हैं वो कम खर्च होंगे। अगर हम बिजली का बटन ऑन करते हैं तो वो तेल और वो LNG इस्तेमाल होता है जिसका आज पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिस मर्जी वजह से नहीं हो सकता, हम वो मेजर्स ना लें। आपकी बात दोनों तरह दुरुस्त है कि स्टेट को अपनी रेट को इस्तेमाल करना चाहिए और सख्ती से इस्तेमाल करना चाहिए, और लोगों को अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और उस पे अमल दरामद करना चाहिए। ये बात को मैं स्टेट की रिट से आगे समझता हूँ। पुलिसिंग चंद लोगों की जा सकती है, अगर आवे का आवा ही बिगड़ जाए तो उसकी पुलिसिंग करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है, आवे का आवा ही बिगड़ जाए तो फिर उसकी पॉलिसी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे साथ इस पे बात की है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और जिस तरह साहब हाकान साहब का भी ये कहना है कि ये इकदाम अच्छा है लेकिन इससे नहीं संभलेगी हमारी मईशत, इसके अलावा भी बहुत सारे हमें स्टेप्स और इकदाम उठाने की जरूरत है कि तभी जाके ये चीजें जो है या हमारी मईशत जो है उसको स्टेबल कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इकदाम किए हैं, ऐलान तो बहुत अच्छे हैं, सही है, लेकिन हम तो एक एतमाद के फुकदान की बात कर रहे हैं कि अगर ये बाबू इस पे अमल दरामद किस हद तक करेंगे या करवाएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके लिए हुकूमत को एक मुकम्मल रिट दिखानी होगी। एक काम बात अगर मार्केटों वाली हो जाए तो मैं शादी हाल इन्हीं लोगों ने 10 बजे बंद करवाए हैं, वरना पहले रात 2 से 3 बजे से पहले कहीं शादी हाल में शादी शुरू होना, खत्म तो दूर की बात है, शुरू होना तसव्वुर नहीं था। लेकिन इसी इंतजामिया ने, इसी हुकूमत ने रात 10 बजे शादी हाल बंद करवाए हैं। तो जब काम करवाना होता है, जैसे आपने कहा, तो वो करवाना होता है। हुकूमत का काम, रियासत का काम यही होता है कि अगर वो सही समझ रही है, सही समझ रही है। रियासत कहते हैं रियासत माँ जैसी, तो माँ अगर सही समझ रही है तो बेटे को औलाद को थप्पड़ भी मारेगी, औलाद को सख्ती भी करेगी और उसे समझाएगी भी, तो सब कुछ होता है। और फिर औलाद मानेगी भी, औलाद मानेगी, वो फिर चाहे प्यार से माने या फिर तो मनवानी पड़ती है। खुद कोई नहीं मानता होता, हुकूमत को थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए। अगर वो समझती है कि वो सही कर रही है तो उस पर सख्ती करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अमल दरामद कराना चाहिए ताकि तमाम तर सिचुएशन जो है ना वो बेहतर हो सके। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ये सारी बात कर रहे थे जनाब के ये जो मुहिम चलाई जा रही कुफायशारी के हवाले से, जिसका ऐलान किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से। तो आगे देखते हैं कि इसके ऊपर कब से अमल दरामद शुरू होगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सरकार सुनते हैं सरे आईन, सुनते हैं पसे दीवार, सुनते हैं मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल
धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं मेरे दिल के, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीनी के, मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीनी के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। सुभान अल्लाह जनाब, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। सना खान मुस्तफ़ा नबील चिश्ती ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की है। और जनाब सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और जनाब आज शबानुल मौज़म की 3 तारीख़ है और ये महीना बहुत ही बरकतों और खुशियों का महीना है कि इस बाबरकत माह में ऐसी शख्सियात की विलादत हुई है जिन पर अर्ज़ो समा फ़ख्र करते हैं। अल्लाह के उन बरगज़ीदा बंदों की विलादत का ये महीना है कि जिन्होंने कलाम इलाही, दीन इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया और ये इल्म हिकमत और अमाल से दीन इस्लाम की शक्ल ठहरे। पहली शबान को इमाम अबू हनीफ़ा की वलादत बासादत का दिन था और आज 3 शबानुल मौज़म को इमाम हुसैन का यौम वलादत भी है। और इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाया करते थे। और एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि इमाम हुसैन उनके शानों पर बैठे हैं, तो मोहब्बत व अक़ीदत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि कितना खुश नसीब है ये सवार कि जिसकी सवारी इतनी अजीम है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुमने सवारी देख ली, क्या सवार नहीं देखा कि वो कितना अजीम है। मोहब्बत का आलम आप देख सकते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, आपका खून, आपका दिल, आपका फ़ख्र, आपका लाडला नवासा, आपकी जान। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर। मोहब्बत और इश्क का आलम आप देख सकते हैं कि सजदे से सर नहीं उठाया कि प्यारे नवासे इमाम हुसैन को चोट ना लग जाए। इमाम हुसैन की गर्दन मुबारक को रसूल पाक शहनशाह दो जहां बोसा देते थे, आपके लबों को बोसा देते थे। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा है पाक हुसैन का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का चैन, आंखों की ठंडक थे, जन्नत के सरदार, इल्म और हिकमत में बेमिसाल, शुजात ऐसी कि अपने बाबा इमाम अली का मजहर थे। मैदान जंग में उतरते तो काफर भेड़ बकरियों की तरह भागते थे। तो इमाम हुसैन की वलादत के हवाले से जनाब हम गुफ्तगू करते हैं। स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा हमारे साथ जागो लाहौर में मौजूद हैं, उनसे आज के दिन के हवाले से और इस महीने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और नबील आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, बड़ा ही रहमतों और बरकतों वाला ये महीना है, शबान का महीना, और ऊपर से इमाम हुसैन का वलादत का दिन भी है। तो कितना फजीलतों वाला दिन है आज, और महीना कितना फजीलतों वाला है। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो याद आवरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह
एक मरतबा फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे वाबस्ता वो हस्तियाँ जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत बेमिसाल है, और फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ मोहब्बत बेमिसाल है, जिन्हें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, अल्लाह की सारी मखलूक के लिए रहमत और मोहब्बत शफ़क़त का पैगाम लेकर आए, सरापा मोहब्बत जिस हस्ती को कायनात कहती है, जे उन खुश नसीब हस्तियों जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आला दर्जे की मुनफरिद मोहब्बत मैसर आई, उन खुश नसीब हस्तियों में से एक हस्ती जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती है। शाबानुल मुअज़्ज़म का आपने जिक्र किया तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस महीने की अज़मत के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अपना महीना करार दिया है। आप तसव्वुर कीजिए ना कि हुजूर की निस्बत से अगर किसी शहर को निस्बत हो जाए तो उसकी फजीलत कैसी मुनफरिद हो जाया करती है, वो यसरब से मदीना तो रसूल बन जाता है। हुजूर की निस्बत और ताल्लुक़ से अगर किसी ऊँटनी को निस्बत हो जाए तो वो कस्बा हो जाया करती है। हुजूर की निस्बत और ताल्लुक़ से, यानी आप ये देखिए कि हुजूर की ज़िंदगी के साथ वाबस्तगी किसी चीज़ की हो जाए उसे एक लाफानी और हमेशा रह जाने वाली इज़्ज़त से सरफराज कर दिया जाता है। महीनों और दिनों के एतबार से देखें कि शाबान की क्या फ़जीलत है कि हुजूर की निस्बत इसको हासिल है, और इस निस्बत के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इमाम हजर अस्कलानी अलैहि रहमह फरमाते हैं कि इसका सबब शायद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो आयत दुरूद का नुज़ूल है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी वाली आयत, जिसमें अल्लाह कायनात को ये अपने राज में शरीक करता है कि वो और उसके सारे फरिश्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, और फिर उसके साथ अपनी मिसाल देने के साथ ही अल्लाह मोमिनों से मुखातिब होता है और उन्हें कहता है कि तुम भी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम जो है वो पढ़ते रहो। तो ये जो आयत दुरूद का नुज़ूल है ये भी शाबान के महीने में हुआ। सो इस निस्बत से वो ये कहते हैं कि ये हुजूर का महीना भी है और इसी निस्बत से ये दुरूद का महीना भी है। तो सो इसकी इनफरादियत जो है, और फिर हुजूर ने खुद ये फरमाया कि ये कैसा अजीमुल मर्तबत महीना है कि जिसके एक तरफ जो है वो अल्लाह का महीना है और एक तरफ मेरी उम्मत का महीना है, यानी ये रजब और रमज़ान दोनों के दरमियान में आने वाला महीना है। तो ये हर दो तरफा इसको जो है वो बरकतें और फजीलतें हासिल हैं, और इसकी बहुत सारी फजीलतों में एक बहुत नुमाया और मुनफरिद हवाला जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश है। तारीख़ जानती है कि 9 जनवरी व मुताबिक एक ज़्यादा रासिख और मोतबर रिवायात के मुताबिक 3 शाबान हिजरत के चौथे बरस जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम और जनाब सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खानवादे के अंदर उनकी दूसरे साहबजादे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश होती है। और ये पैदाइश आप देखें कि इतनी अजीमुल मर्तबत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पैदाइश से पहले उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी बाहिफाजत बखैरियत दुनिया में आने की दुआएं कर रहे हैं। और फिर अगले दर्जे पर हम देखते हैं कि जब उम्मे फ़ज़ल उन्हें आके बताती हैं कि आपकी साहबजादी के यहाँ जो है वो साहबजादे की पैदाइश हुई है, यानी हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई है। तो लेकिन मामला ये है कि बच्चा वैसे सेहतमंद है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा और उस तरह की ज़ाहिरी हरकत जो है ना वो नहीं कर रहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के काशाना रहमत में चले जाते हैं। और तारीख़ हमें ये बताती है कि अम्बिया और मुरसलीन जब अपने अदवार में अपने उम्मतों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से कोई खैर की खबर देते, खुशखबरी देते, तो हुजूर का इसमें गिरामी पुकारते हुए कहते कि हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान हो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो। असहाबे रसूल का भी यही मामूल था और सारे अहले मोहब्बत अहले अकीदत जो हैं जब हुजूर का नाम लेते हैं तो अपने माँ बाप समेत अपना सब कुछ कुर्बान करने का ऐलान करते हैं। लेकिन देखें तारीख़ ने कैसा एक अजीम शान लाफानी और इज़्ज़तों से फजीलतों से भरपूर लम्हा अपने अंदर महफूज किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काशाना रहमत में दाखिल होते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से उनके साहबजादे को अपने हाथों पर लेते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें बोसा देते हैं और सरकार की चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हो जाते हैं। गोया हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश से लेकर जो वो लम्हा मौजूद है उससे लेकर वाक़या करबला तक और फिर उसकी रहती दुनिया तक की दुनिया इंसानों के ऊपर बिलुमूम और मुसलमानों पर बिलखुसूस जो असरात रहने हैं, उस सारे मंजरनामे को गोया चश्मे तसव्वुर से देखने के बाद मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें सारे अम्बिया, सारे असहाब, सारे अहले मोहब्बत और मवद्दत अपने माँ बाप कुर्बान करते हुए पुकारते हैं, मेरे रसूल फरमाते हैं फ़ातिमा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती की पैदाइश है कि उनके आने पर सरकार दो आलम अपनी साहबजादी अपनी शहजादी को ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। गोया एक ऐसी अजीम शान हस्ती जो तशरीफ़ लाती है। और फिर हम देखते हैं
अरबों में उमूमी रिवाज ये है, रिवाज था और आज भी एक बड़े दुनिया के खित्ते में ये रिवाज है कि बच्चों की पैदाइश पर वालिद जो है वो उनका नाम रखा करता है। तो एक निस्बत थी और उम्मीद थी कि उनका नाम जो है वो हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम जो है वो रखेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो खुद इल्म व हिकमत में, दानाई में, शेर व अदब में एक आला दर्जे का कमाल और ज़ौक़ रखने वाली हस्ती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दोनों इस इंतज़ार में थे कि हुजूर कोई नाम तजवीज़ फरमाए। अच्छा। और खामोशी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि हज़रत अली से कि आपने अपने बेटे का नाम क्या तजवीज़ किया है? तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में आता है कि अगर आप इजाज़त दें तो इसका नाम हर्ब रख दें। अच्छा। तो क्योंकि आप जंगो जदल से और शुजात और बहादुरी से आपका एक शोहरा था पूरी दुनिया के अंदर। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और कुछ वक्त के बाद मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर ये रोशनी नमूदार हुई। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि तुम्हारी मुझसे निस्बत वैसी है जैसे मूसा की हारून के साथ थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। कहा तुम्हारी और मेरी मोहब्बत वैसी है जैसी मूसा और हारून दो सगे भाइयों के दरमियान थी। सो हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत हारून के दो बेटों में से एक बेटे का नाम शब्बर और एक का नाम शब्बीर था। तो मेरा दिल ये करता है शब्बर और शब्बीर का जो अरबी में तर्जमा है वो हसन और हुसैन बनता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों ना तुम्हारे बेटे का जो हज़रत इमाम हुसैन है इनका नाम हुसैन रख दिया जाए। तो फिर उस निस्बत से आपका नाम रखा गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे पहले, आपने आँख खोली तो जिस चेहरे की सबसे पहले ज़ियारत की वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस था। फिर जो आपने ग़िज़ा ली तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पेशानी में दोनों आँखों के दरमियान यहाँ बोसा दिया। और बोसा देने के बाद मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस जो है वो वही में धुली हुई ज़ुबान जिससे कायनात को कुरान की शक्ल में अल्लाह का लाफानी कलाम पहुँचा, उस ज़ुबान को मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया अपने लुआब की शक्ल में पहली ग़िज़ा के तौर पे जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये अता किया। और फिर लगभग कुछ 6.25 बरस रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी रफ़ाकत रही हुजूर के विसाल तक। तो ये सारा वक्त जो है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल तवज्जो, मुसलसल निगाह इल्तफ़ात में आपका गुजरा और मुसलसल तरबियत में गुजरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ ये था, आपके बारे में मारूफ है कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हुआ और आप अपने घर रुखसत होके गई तो हुजूर ज़माना अमन में कि जिन दिनों में जंग या शहर से बाहर का सफ़र दरपेश ना होता तो हुजूर हज़रत इमाम हुसैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में दिन में एक मरतबा तशरीफ़ ले जाया करते थे। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो मुअर्रिख़ीन ये बात लिखते हैं, सीरत निगारों ने हमें ये बात बताई, मुहद्दिसीन से अहवाल हम तक पहुँचा कि हुजूर अगर वक्त में कशाइश मौजूद होती तो हुजूर 2 मरतबा उनके घर जाते और जाते और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कहते कि मेरे 2 शहजादों, मेरी 2 आँखों की ठंडक को मुझसे मिलवाओ। तो उनको दोनों शहजादों को तैयार करके लाया जाता और हुजूर फिर उनके साथ ऐसी वालेहाना मोहब्बत में जो है ना इजहार करते और ऐसे ही उन्हें शफ़क़तें अता करते जो रहती दुनिया तक के किसी और इंसान को वो फजीलतें, वो इनफरादी मोहब्बतें जो मैसर नहीं आई। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी गुड़ती लुआब-ए-दान की शक्ल में अता फरमाई। फिर उसके बाद एक रिवायत के मुताबिक खजूर और एक रिवायत के मुताबिक शहद का कुछ हिस्सा जो है वो उनको जो है वो अता किया। और फिर 7वें दिन आपका अकीका फरमाया। अरबों में ये जो अकीकी की रिवायत है ये भी एक बड़ी पुरानी और उस तरह चली आ रही थी। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानवादा है आले बनी हाशिम, उनके यहाँ अकीके का बड़ा एहतमाम किया जाता था। और वालिद हमेशा अकीका किया करता था और वालिद अगर मौजूद ना होता तो फिर दादा जो है वो अकीका किया करते। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सरकार दो आलम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपके वालिद गिरामी दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे आपकी आमद से पहले, आपका अकीका आपके दादा जानने के। लेकिन जब जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अकीकी का वक्त आया तो हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम ने अकीका नहीं फरमाया बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के साथ इस जिम्मेदारी को खुद अदा फरमाया और आपका अकीका फरमाया, मेंढा जो था उसको ज़बह किया। और फिर हम ये जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका अलग करवाया, यानी आपके सर के बाल जो है वो मुंडवाए और उन बालों के वजन के बराबर, यानी उनके हम वजन जो है उसे चांदी के साथ तोला गया और फिर उस चांदी को सदका कर दिया गया। उम्मी तौर पे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ती देने का, अजान कहने का, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही आपके एक कान में जो है वो अजान दी और एक कान में अकामत की। ये जो हमारे बच्चों में नस्ल दर नस्ल इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत तक आने वाला हर कलमा गो घराना अपने बच्चों के कान में इसी तरह
ये जो अजान अल्लाह का देगा। सरमदी तौहीद का पैगाम है, अजान की शक्ल में, अकामत की शक्ल में वो अदा करता रहेगा, इसकी निस्बत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अमल से है जो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के साथ हुजूर की जो हुजूर ने जो उनके साथ अमल फरमाया, यानी उनके कान में अजान दी और फिर दूसरे कान में अकामत दी। जब ये जो अमूमी तौर पे मुआशरे के अंदर, मैं ये चाहूँगा कि इस तरफ हमारी तवज्जो रहे कि हम बच्चों के अकीके पे तो किसी दर्जे पे हमारी तवज्जो होती है और फिर उस खाने में अहबाब को शरीक भी करते हैं, बड़ा खैर पर मबनी अमल है, यानी इसकी जितनी सताइश की जाए, तारीफ़ की जाए, कम है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये जो बालों के हम वज़न सदका करने का जो ये है, इसकी तरफ ज़रा कम तवज्जो है लोगों की, तो इस पर भी लोगों की जो है वो ताल्लुक़ रहना चाहिए और फिर इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा सुन्नत के तौर पे तो अपनाना ही चाहिए। जब आप ये काम कर रहे हो तो इस फरीज़े की, इस सुन्नत की अदायगी के दरमियान ये तसव्वुर ज़रा रखें ना कि ये वो अज़ीमुश्शान आदत करीम है जो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतहाई महबूब शहज़ादों हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जो है उनकी निस्बत और ताल्लुक़ से इसको सर अंजाम दिया है। तो हम ये देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो हुजूर की है वो हज़रत इमाम हुसैन के साथ इसी इनफरादी मोहब्बत, शफ़क़त और तवज्जो के साथ जो है वो नज़र आती है। आप देखिए ना कि असहाब रसूल हुजूर की मोहब्बत को देखते हुए असहाब रसूल का मामूल ये था कि वो हज़रात हसनैन करीमैन की इंतहाई पालने की उम्र से लेके, यानी बचपन जो था उनका, जब वो एक आगोश अपनी वालदा और वालिद के आगोश में थे और ख़ुद हुजूर की निस्बत और ताल्लुक़ से जब हुजूर खुद ज़ाहिरी तौर पे मौजूद थे, उस वक्त से असहाब रसूल के दिलों में उनके लिए ख़ास एहतराम और इकराम मौजूद था। मैंने सीरत निगारों के लिखी हुई अहवाल में ये बात भी पढ़ी कि हज़रात हसनैन करीमैन कई मरतबा ऐसा हुआ कि आप अपने घर से काशाना रहमत से बाहर निकल के जब गली में आते या मस्जिद नबी की तरफ आते और आम मामूल में कुछ असहाब रसूल में से कोई उनको चलता हुआ देखता, तो इंतहाई मासूम बच्चे जो अभी बोल भी नहीं सकते, हज़रत इमाम हुसैन उस हालत में अगर चलते हुए नजर आते ना तो असहाब रसूल गली के अंदर दोनों तरफ हाथ बांध के खड़े हो जाते उनके एहतराम में। इसलिए वो कहा करते कि ये हम इसलिए अमल कर रहे हैं क्योंकि हमने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस मुनफरिद मोहब्बत को इन्हें समेटते हुए देखा है, किसी और हस्ती को हमने नहीं देखा कि उन्हें इस तरह की जो है वो मोहब्बत दी गई है। और फिर हज़रत इमाम हुसैन का जो इस उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, मैं ये समझता हूँ, आपकी निस्बत और ताल्लुक़ से मैंने बिल इरादा आप वाक़या करबला की उस तफसील में हम नहीं गए, मैं जानबूझ के ये बात अपने अहबाब की तवज्जो के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन ने की ज़िंदगी के अंदर हमें एक बहुत अजीम शान पैगाम न सिर्फ हमारे लिए है बल्कि जो गैर मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं, इस्लाम के बारे में, इस्लाम की तारीख के बारे में सोचते हैं, उनके लिए हज़रत इमाम हुसैन के उसवे में एक बड़ा मुनफरिद पैगाम है। उमूमी तौर पर दुनिया भर में पिछले चंद दहाइयों से ये एक शोर बचा हुआ है कि शायद इस्लाम जो है वो तलवार के जोर पर चला पहुंचा। ये हज़रत इमाम हुसैन जो है उनकी हस्ती और वाक़या करबला हम तक ये पैगाम पहुंचाता है कि इस्लाम के अंदर किसी एक आदमी की जान लेने का सबब भी उसका कुफ्र नहीं है। यानी इस्लाम से इनकार करना, इस्लाम के नजरिए हयात, निज़ाम हयात से इनकार करना किसी के लिए जान लेने का सबब नहीं है। इस्लाम ने जब भी तलवार उठाई है हमेशा जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई है। यानी हज़रत इमाम हुसैन ने ये बताया कि मुआशरे के अंदर निज़ाम अदल को बहाल करना, अल्लाह की मखलूक के दरमियान अदल और मसावात को कायम रखना इतना अहम उन्वान है कि अगर ये काम कोई कलमा गो भी कर रहा हो, यानी जुल्म अगर कलमा गो के हाथ से भी हो रहा हो तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम है जो दुनिया भर के सारे इंसानों के लिए इस दीन रहमत के ताल्लुक और तसव्वुर से हम तक ये भी डॉक्टर साहब इतना बड़ा और इतना वास्ट टॉपिक है और इतना खूबसूरत टॉपिक है कि जिसके बारे में जितनी ज़्यादा बात की जाए उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें वो जो है सीखने को मिलती हैं, लेकिन वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। और नबील से हम जाते जाते एक और कलाम सुनना चाहेंगे। सलाम करते हैं इब्न सैयदा तुझे अलैहा सलाम सारे, दरूद सारे सलाम सारे, हुसैन मौला के नाम सारे, हुसैन मौला के नाम सारे, पाकीज़ा माओ का ये
रामाओं का ये मौजज़ा है हुसैन के खासो आम सारे दरूद सारे सलाम सारे हुसैन मौला के नाम सारे तेरे ही शजरे से मुंसलिक हैं तेरे ही शजरे से मुंसलिक है रसूल सारे इमाम सारे दरूद सारे सलाम सारे हुसैन मौला के नाम सारे हुसैन मौला के नाम सारे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो चाहे रास्ते जितने मर्जी दुश्वार हों, जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, हालात जैसे भी हों, जितनी भी तकालीफ उठानी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान अपनी मंजिल हासिल करने में कामयाब ज़रूर होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके जज्बात सच्चे हों, इरादे पुख्ता और कुछ कर दिखाने का जुनून जो है ना सर पर सवार होना चाहिए और फिर कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर ठहरेगी। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उन्होंने वतन अजीज़ का नाम रोशन करने के लिए अनथक मेहनत की है। ज़माने की तलखियों और मुआशरे की चुपती नज़रों से गुज़रते हुए तालीम के शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और जनाब इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम के दरवाज़े खुलते ही ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। ना सिर्फ आपकी अपनी बल्कि आपकी पूरी कम्युनिटी की भी ज़िंदगी बदल जाती है और आप बेहतर तौर पर एक फ़ाल और होनहार शहरी की तरह जो बेहतर तौर पर समझता है, तालीम याफ्ता है, उनकी बेहतर खिदमात कर सकते हैं। इल्म व महारत हासिल करें और कुछ बन कर दिखाएं, ये कहना है हमारे आज के मेहमानों का। तो हमारे साथ आज ज्वाइन किया है सना खान है, स्काइप के थ्रू वो हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि पाकिस्तान की पहली ACCA ट्रांसजेंडर हैं और 10 साल से फाइनेंस के शोबे में काम कर रही हैं और जनाब खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और दुनिया में मुख्तलिफ तकारीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रही हैं। और उनके साथ जो इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली MBA गोल्ड मेडलिस्ट ट्रांसजेंडर जन्नत अली मौजूद हैं। और जन्नत पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लेक्चरार हैं और बैरून मुल्क में भी वो लेक्चर्स दे चुकी हैं और मुख्तलिफ तकारीब में पाकिस्तान का परचम भी बुलंद कर चुकी हैं। तो इन दोनों को हम जागो लाहौर में जनाब वेलकम कहते हैं। जन्नत हमारे साथ स्टूडियो में हैं और सना जो है हमें ज्वाइन कर लेंगी स्काइप के थ्रू। जन्नत आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ठीक है आप जन्नत? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। जन्नत सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए कि यू आर द फर्स्ट वन जो लेक्चररशिप कर रही हैं और किस तरह की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ी, सफ़र करनी पड़ी उस चीज़ में। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस ख़ास जो अचीवमेंट्स थी उसके लिए चूज़ किया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी भी जौन सी है काफ़ी, आपको पता है जब किसी मुकाम पर पहुँचते हैं इट्स नॉट ईजी, और स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो आपके चैलेंजेस जो हैं वो तो डबल से भी डबल हो जाते हैं क्योंकि सबसे पहला स्कूल आपके पेरेंट्स होते हैं। तो जब पेरेंट्स समझ नहीं रहे होते, पहला स्कूल जहाँ से आपको एजुकेशन मिलनी है वो आपको अपने मुताबिक मोल्ड फोल्ड करते हैं छोटी सी एज पे।
तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शैटर shake होता हो है। जाता है, हाँ। exactly. फिर आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं भी अपने टीचर से एक्सपेक्ट करती थी कि अच्छा। शायद पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहे तो स्कूल का कहते हैं हाँ। कि यू नो आपको एजुकेट करते हैं, आपको समझते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे भी शायद यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन द केस वॉज वेरी डिफरेंट, Okay. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेमिनिन मेरी फीलिंग्स थी, महसूस ऐसा करना, बैठना भी वहीं कंफर्टेबल अच्छा, फील करती सही। थी। लेकिन वो आपको वहाँ बिठा देते थे बॉयज़ में, जिनको बॉयज़ को देखें फील हो जाता था कि फेमिनिन है, वो उस तरह से हरास करते थे, समटाइम बुली अच्छा। भी। लेकिन आई थिंक टीचर्स जो सबसे ज़्यादा उनको सेंसिटाइज होना चाहिए, जो आपके Exactly. उस्ताद हैं वो आपको समझें। अगर वही ट्रेन नहीं है जिन्होंने हमें समझना है तो फिर लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एनीवेज मैंने बहुत कोशिश की, तो मुझे लगा कि शायद पहले मुझे लगता था शायद मैं गलत हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं इल्म हासिल करूँगी, खुद के बारे में समझूंगी मैं ऐसे क्यों हूँ, और हमारे खुदा ने Very अगर हमें good, हाँ। बनाया तो बेकार तो नहीं बनाया Very ना, good, इसके very पीछे good. क्या रीजंस हैं। और मैं तो ऑनेस्टी के साथ, एक सच के हाँ, साथ जी रही हूँ, exactly. तो फिर लोग क्यों नहीं मुझे कहते हैं सच बोलो, और फिर जीने क्यों नहीं देते सच के साथ। तो ये सोच के मैंने अपने जेंडर एक्सप्रेशन पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने अच्छा। अपने बाल टाई करवाने, घर वालों ने कटवाने तो मैंने कटवा देने, अच्छा। रोना बहुत ज़्यादा हाय। रातों को, पिलो गीला हो जाना। लेकिन मैंने कहा एक बार मैं बैगिंग करते हुए नहीं देखना चाहती खुद को। Why I can't be as a role model? You know? Why I can't come out as a role model? So that was my motivation. अच्छा। And I thought कि I will be the voice of my community, जो begging Now करते you हैं। are the voice of your community, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। I am. And I'm not the first lecturer. मेरे से पहले आयशा थी, अच्छा। वो इस्लामाबाद में थी। Okay. लेकिन पंजाब और पंजाब में लाहौर आप में है ना, हाँ हाँ। फर्स्ट हूँ। लेकिन मैं ज़रूर एक्नॉलेज करती हूँ जितने भी मेरे ट्रांस लीडर्स हैं, कोई लॉयर हैं, कोई डॉक्टर हैं, Exactly, तो हाँ। उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। अब ये हमारी यंग सना भी हमारे साथ हाँ, है, हाँ। तो आई फील वेरी प्राउड कि हम जैसे लोग, जिस तरह मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फ्रॉम Exactly, हाँ। UCP। ओह वाओ, मैं भी यूसीपी से हूँ। हाँ मैं लुमिनाई बैठे हैं आपके सामने, और मैं इतनी खुश हूँ, आपके प्रोड्यूसर भी गोल्ड हाँ, मेडलिस्ट हाँ। हैं। तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई हैं सुबह सुबह। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमने गिव अप नहीं किया, और हमने अपनी क्लेम की स्पेस। हमें कभी भी ट्रे पे राइट्स नहीं मिले, आप यकीन करें। Exactly, हाँ, no आप doubt, देखें, आप no जाते doubt. हैं, लाइंस होती हैं एडमिशन में, मेल फीमेल की होती हैं जगह, लेकिन यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में हम ट्रांस की कोई स्पेस नहीं है। अच्छा, सना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सना से भी बात करते हैं। जन्नत, सना कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? और आपको जागो लाहौर में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना, आप पाकिस्तान की पहली ACCA ट्रांसजेंडर हैं और 10 साल से फाइनेंस के शोबे से भी आप वाबस्ता हैं। तो हमारे साथ जन्नत अली भी मौजूद हैं, जो फर्स्ट पाकिस्तान के और पंजाब की, मैं तो कहूँगी कि वो लेक्चरारशिप में फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेक्चरार हैं। तो किस तरह हमने उनके बारे में जाना, उनकी जर्नी के बारे में। अब आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की हर्डल्स आई या किस तरह शुरू हुई आपकी ये स्ट्रगल। देखें, स्ट्रगल तो एक ट्रांसजेंडर की बचपन से ही शुरू हो जाती है कि जब वो जो है पैदा होती है ट्रांसजेंडर, तो उसकी स्ट्रगल तब से ही शुरू हो जाती है कि उसने फैमिली, खानदान, इसके अलावा अपनी सोसाइटी, फिर स्कूल फेलोज, टीचर्स, और फिर उसके बाद वर्क प्लेस, और सबको उसने फेस करना होता है। हाँ। तो स्ट्रगल तो उसकी मरते दम तक चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ACCA कर रही हैं या आपने कर लिया है? सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? सना से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जन्नत, आपने स्कूल पढ़ी, आप यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे जो कम्युनिटी थी यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स, उन्होंने कितना बूस्ट किया, या वहाँ पर भी लोग लेग पुलिंग करते थे, कहते थे कि नहीं आगे नहीं बढ़ना? मतलब इस तरह की सिचुएशंस आ ही जाती हैं जब आप कम्युनिटी में बाहर निकल रहे होते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मुझे कोई 100 में से 2 टीचर्स ऐसे मिले होंगे जो सपोर्टिव थे, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो उनसे थे ना, वो मुझे कहते थे आप क्रिकेट खेलें, बाहर जाएं, जिम जाएं, तो आप अच्छा। ठीक हो जाएंगे। यानी वो समझते थे कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर ये कोई, इसके कोई थेरेपी चाहिए या इलाज चाहिए। तो वो बहुत सारे जो टीचर्स थे, उन्होंने मेरा ग्रेड भी, मैं पोजीशन होल्डर हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन उस ख़राब ग्रेड की वजह से मुझे एक सेमेस्टर रिपीट करना पड़ा।
जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर उन्होंने मुझे बहुत कम ग्रेड दे दिया, जिसकी वजह से मेरा CGPA डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब मैं बाहर गई मुझे लगा अब तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन स्टिल जब इंटरव्यू के टाइम आते थे तो वो ज़्यादा जेंडर के बारे में पूछते थे, आप ऐसे बाल कटवा देंगे, कपड़े पहन लेंगे। नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट माय टैलेंट। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मतलब व्हाई दे आर नॉट आस्किंग मी अबाउट माय एकेडमिक एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है। अभी भी होता है ये? स्टिल एवरी डे, जैसे कि सना ने कहा, और मैं तो कहूँगी कि जब पैदा होते हैं मरने के बाद भी अभी भी बहुत सारे इस तरह के शहर हैं जहाँ पे मौलवी जो उनसे नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने आते। तो हमारे जो चैलेंजेस है ना, इनफाइनाइट स्ट्रगल है ये, कभी भी आई थिंक ये मरने के बाद भी जारी रहती है कि इंसान के साथ। और आई थिंक अल्लाह ताला जिससे आजमाइश जितनी देते हैं उससे उतनी मोहब्बत भी करते हैं। तो मैं तो इस जो चैलेंजेस हैं उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लेती हूँ, और लेना भी चाहिए। इसी वजह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन रहे हैं और उनके लिए हीरोज़ हैं, आप हो गए हैं, सना भी जिस तरह है। तो मैं चाहूँगी कि मतलब हम देखते हैं ट्रांसजेंडर्स को बेगिंग करते हुए, हम देखते हैं मुख्तलिफ और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हम देखते हैं, लेकिन आप लोग उनके लिए एक आवाज़ बन रहे हो, एक हीरो हो। तो आपसे देख के आपकी कम्युनिटी की और भी लोगों ने वो चीज़ें तर्क की और इस साइड पे आना शुरू किया कि हम भी तालीम हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। अब देखें, जब भी मैं ये बात करती हूँ ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि अब लोग हमें कहते हैं कि पढ़ते नहीं, लेकिन जब हम पढ़ के आए, गोल्ड मेडल लेकर आए इतने चैलेंजेस के बाद, तो फिर आप हमें स्पेस भी तो देना। इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी भी इम्पॉर्टेंट है। लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि बराबरी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। तो अब जिस तरह मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं शोबिस में हूँ, मैं अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई है और माशाल्लाह मैंने अपने करियर का स्टार्ट ही शोएब मंसूर, माहिरा खान के साथ, अमीशा शफीकी के गाने में भी आई हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जब मैंने जो सोचा वो उसके लिए कोशिश की और अपनी स्पेस क्लेम की, ना कि सिर्फ अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। अब जिस तरह मेरे लोगों को कहते हैं पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ऐसे थे जो बड़े अच्छे सिंगर्स थे, तो कोक स्टूडियो में मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ मैं और एक सोनिया एक्टिविस्ट हैं, हमने मोर महल ड्रामा में 40 ट्रांसजेंडर्स को रोल दिलवाए, ठीक है। और इसके अलावा भी हॉलीवुड की शॉर्ट फिल्म में काम किया, वो भी जल्दी रिलीज होगी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंसान, मतलब काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी पाइपलाइन में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो कि यूरोप में मैंने 10 हाई स्कूल्स में पढ़ाया आर्ट क्या और बात है, वाह जी वाह, क्या बात है। और ये एक बड़ी फख्र की बात है और एजाज़ की भी बात है कि आप बाहर पढ़ा के आ रही हैं। तो वहाँ का माहौल अगर देखा जाए रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स और यहाँ पे पाकिस्तान का, क्या डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, बिकॉज देयर वी फील सेफ। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सारे काम कर सकते हैं जब तक आप सेफ हों। आपको एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले, आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल हो। जब हमें अब बाहर निकलेंगे और हमें इस तरह के आपकी फैमिली में से ही कोई रेजिस्टेंस पैदा कर दे, जिस तरह मैंने आर्टिस्ट बना था, तो कुछ लोग थे मेरी फैमिली में, वो मेरी पिक्चर्स वीडियो स्पेशली भेजते थे पेरेंट्स, घर वालों को भेजने, देखो आप कुछ ऐसे होते हैं ना, आप समझती होंगी, फीमेल्स के साथ भी होता है। तो मैंने कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। फिर अब हमारे अगेंस्ट एक कैंपेन चली इलेक्शन जीतने के लिए, तो उसकी वजह से कितने पढ़े लिखे लोगों की जानें चली गई और उनकी जॉब्स चली गई। और अब हमें लगता है कि हम राइट्स के लिए आगे बढ़े थे कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में बैठने के लिए, लेकिन अभी हमें बहुत साल पीछे कर दिया गया। जिस तरह ये कैंपेन चली, तो जिस तरह मैं लेक्चरार हूँ, मैं पढ़ा रही थी, वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं अभी दोबारा रीन्यू हुआ अभी कमिंग सेमेस्टर में। तो मैं ये आप सबसे, आपने बहुत अच्छा किया, ये प्रोग्राम किया, आपके थ्रू ये वॉइस जानी चाहिए बहुत सारे लोगों को कि प्लीज़ ट्रांसजेंडर्स सबसे पहले वो ह्यूमन है, फिर मतलब दूसरी जेंडर और दूसरे कलर्स और ये कास्ट रेसिज्म आता है। तो लेकिन उनको अगर वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ उनको रिवर्स ना किया जाए, उनके लिए मौके फ्राहम किया जाए और उनको सेफ्टी दी जाए। अगर एक इंसान बुली करता है या हरास करता है तो उसको देख के बहुत सारे लोग ज़्यादा वो कह रहे हैं भेड़ चाल का शिकार है ना, जब एक जंप करता है तो अक्सर लोग आगे नहीं देखते क्या हो रहा है, वो भी जंप करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा असर पड़ा है ट्रांस कम्युनिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सना से दोबारा से हमारा राब्ता बहाल हो गया। सना, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो मुझे बताइएगा बाकी कम्युनिटी के लिए आप क्या करना चाह रही हैं, कौन कौन से इकदामात, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लेकर आ रही हैं आप? बिल्कुल, मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग विद ट्रांस राइट्स कंसल्टेंट पाकिस्तान, और यहाँ इस्लामाबाद में हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक शेल्टर होम बनाया हुआ है, जहाँ
डिस्प्लेस्ड ट्रांसजेंडर्स या जो होमलेस ट्रांसजेंडर्स हैं उनको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमने कुरान स्कूल बनाया हुआ है, वहाँ जो है ट्रांसजेंडर्स बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग for trans rights and policy making and advocacy and awareness sessions. तो ठीक है जी। सना हमारे साथ मौजूद थी। सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से, उनके लिए नई से नई राहें हमवार कर रही हैं। सना, आप, जन्नत, आप भी और आप जैसी और भी जितनी भी ट्रांसजेंडर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं जिसको सराहने की ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया जन्नत आपका यहाँ आने के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। जन्नत अली हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं कि जनाब आज का ये पूरा सेगमेंट और पूरा शो आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।